Yes, good evening everyone. A warm welcome to the first in class. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम इसकी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, डेफिनेटली हमारा जो पुराना टॉपिक है उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पर हम आज जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। हम किसकी बात करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 10। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे दैट इज द चैप्टर नंबर 10 की। और यहाँ पर आज हम जो पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। राइट, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अब एडोलेसेंस की अगर हम बात करें तो भाई एडोलेसेंस क्या है, युवावस्था हम जिसको बोल रहे हैं, डेफिनेटली क्या होता है हम सबको पता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस क्लास। राइट, हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस जो आ रहे हैं वो कब आ रहे हैं? ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी हिट करती है बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। जब बॉडी के हेयर्स डेवलप होने लग गए हैं, इवन इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, हाइट में चेंजेस आ रहे हैं। इवन हमारी बॉडी के अंदर जो गैमीज है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, वो एक्टिव हो गए हैं। नाउ द पर्सन बिकम रिप्रोडक्टिव फंक्शनल। वो रिप्रोडक्टिव फंक्शनल हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एडोलेसेंस। इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन सबको हम बोलते हैं दैट इज अ पर्सन जिसने क्या की है, एडोलेसेंस की कंडीशन यहाँ पर रीच कर ली है, वो एडोलेसेंस हो गया है, वो एजिंग शुरू हो चुकी है, दैट इज द रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस के बारे में ना हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी थी जो हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एडोलेसेंस क्या होता है, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि प्यूबर्टी क्या होती है। एज वेल एज इसके अलावा हमने यहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की भी बात की थी कि कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो वहां पर डेवलप होते हैं बॉडी के ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। हमने पढ़ा था कि प्यूबर्टी के टाइम पे ना वॉइस के अंदर चेंजेस आने लगते हैं, बॉडी हेयर्स डेवलप होने लगते हैं। ठीक है ना, शोल्डर जो है बॉयज के ब्रॉड होने लगते हैं, बॉयज के बियर्ड मिस्टेक्स आने लगती हैं, गर्ल्स की जो है ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, मच मोर हमने पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी कि भाई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन लेकर आ रहा है ये चेंजेस। वहां पर हम लोगों ने हार्मोन्स की बात की थी कि हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स हैं और उनको सीक्रेट करने के लिए डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जो हार्मोन का सीक्रेशन करती है। हम ये सारी चीजें भी डिस्कस कर चुके हैं। एज वेल एज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमारी लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था दैट इज अ मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि फीमेल जो होती है वो हमेशा रिप्रोडक्शन नहीं करती है। वो कब रिप्रोडक्शन करती है, मतलब दे आर कैपेबल टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस जब वो प्यूबर्टी हिट करती है उसके बाद। क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं। क्या होता है कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो यहाँ पर क्या हो चुके हैं, फंक्शनल हो चुके हैं। राइट, एंड मच मोर चेंजेस जो होते हैं वो बॉडी के अंदर अपीयर होते हैं। वेट अ मिनट। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, डेफिनेटली ये सारे चेंजेस जो है वो यहाँ पर क्या होता है, ये सारे चेंजेस जो है वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, दिस इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब थोड़ा सा और आगे हम जाते हैं और चीजों के बारे में पढ़ते हैं, बस उससे पहले हम यहाँ पर पहले टॉपिक की बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। वेट अ मिनट। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डेफिनेटली दैट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब चलिए इसी पे आज हम बात करते हैं। हमने हार्मोन्स की बात की थी, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज द रोल ऑफ हार्मोन्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल
ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग, ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करते हैं भाई हार्मोन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं, राइट। हम लोगों ने पढ़ा है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या होते हैं, दे आर द केमिकल मैसेंजर्स। ये क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स। और ये मैसेंजर्स क्या कर रहे हैं, ये मैसेंजर्स, और ये मैसेंजर्स क्या करते हैं, दे ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। जैसे आप लोगों ने मैसेंजर्स देखे हैं या पोस्टमैन देखे हैं, क्या करते हैं, डेफिनेटली वो क्या करते हैं, आप जो लेटर लिख रहे हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करते हैं। किसी ने लिखा है, वो आपको आपके घर पे डिपॉजिट कर रहा है, देने जा रहा है, तो डेफिनेटली दीज आर द मैसेंजर्स। सिमिलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हार्मोन, अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हार्मोन की बात कर रहे हैं। अब हार्मोन्स क्या होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स। ये केमिकल मैसेंजर्स है जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं वाया ब्लड। ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनको कौन प्रोड्यूस करती है, इनको प्रोड्यूस करती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, ये कैसी होती है, दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड्स। इनके पास ना कोई डक्ट नहीं है। चलिए कैसे नहीं है, अगर हम बात करते हैं हमारा सलाइवा की, हमारा सलाइवा सिक्रेशन हो रहा है हमारी ग्लैंड में, लेकिन ग्लैंड से ये डायरेक्टली हमारे माउथ तक पहुंच रहा है। क्यों पहुंच रहा है, बिकॉज इनके पास क्या है, डक्ट है। लेकिन जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो भाई इनके लिए कोई डक्ट नहीं है, ये डक्टलेस है। यानी कि इन ग्लैंड ने, सपोज ये हमारी कोई ग्लैंड है, इसने क्या कर दिया, इसने अपने हार्मोन का प्रोडक्शन कर दिया। अब इस हार्मोन को कहाँ पहुंचना है, अपने इस टारगेट तक पहुंचना है, इस टारगेट तक पहुंचना है, लेकिन इनके बीच में कोई ग्लैंड नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये हार्मोन ब्लड के थ्रू क्या कर रहा है, अपने टारगेट तक पहुंचने का काम करता है। कैसे होता है, ये ब्लड के थ्रू क्या करता है, अपने टारगेट तक पहुंचने का काम करता है, राइट। तो ये तो हमने बात की कि हार्मोन क्या होता है, ये हमने यहाँ पर बात की कि हार्मोन क्या होता है, राइट। यहाँ पे किसी की कोई क्वेरीज है, किसी के डाउट्स है, सबको क्लियर है यहाँ पर, यस, ओके, चलिए सबको क्लियर है। सो अब अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं, भाई हार्मोन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। अगर आपको याद आ रहा हो, जब हम फ्रॉग की बात करते हैं या हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट फ्रॉग। अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं तो वी ऑल नो कि फ्रॉग जो होते हैं दे परफॉर्म मेटामॉर्फोसिस। वो क्या परफॉर्म करते हैं, मेटामॉर्फोसिस यहाँ पर परफॉर्म करते हैं ना। सबसे पहली बात तो मेटामॉर्फोसिस होता क्या है, मेटामॉर्फोसिस मतलब कि दैट इज, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर जब लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो बहुत ज्यादा ग्रेजुअल चेंजेस जो होते हैं यहाँ पर अपीयर होते हैं। The gradual changes appear when the larva is converted into adult। चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये क्या है, दिस इज अवर फ्रॉग। ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रॉग है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ फ्रॉग। अब इस फ्रॉग ने क्या किया, इन्होंने पानी के अंदर दिए एग्स। इन्होंने पानी के अंदर क्या दिए, इन्होंने पानी के अंदर दिए एग्स, राइट। अब इस एग्स ने क्या किया, भाई ये एग्स है, ये किसमें कन्वर्ट होंगे, दे कन्वर्टेड इनटू अ लार्वा। और लार्वा फाइनली किसमें कन्वर्ट होगा, दे कन्वर्टेड इनटू अ टैडपोल। ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये आपका टैडपोल में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ। नाउ व्हाट हैपन, ये जो टैडपोल है ये वापस आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा है, दे आर कन्वर्टेड इनटू अ फ्रॉग। और ये पूरी स्टेजेस आप देखो, फ्रॉग ने सबसे पहले अंडे दिए, अंडों का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे से होते हैं, फिर लार्वा बना, लार्वा जो है छोटे छोटे से हो गए, फिर टैडपोल बना जिसकी अपीयरेंस जो होती है ना कुछ कुछ फिश जैसी होती है। अगर हम टैडपोल की बात करें तो टैडपोल की अपीयरेंस कैसी होती है, फिश जैसी होती है। ये सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट होती है, पानी में, राइट। क्योंकि आपको बता दूं फ्रॉग जो होता है वो एक एम्फीबियन है, दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। नाउ व्हाट हैपन, ये जो टैडपोल है ये किस में कन्वर्ट हो गया, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ फ्रॉग। और ये जो ग्रेजुअल चेंजेस हो रहा है, जहां पे आपका लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है,
इस स्टेज को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज अ मेटामॉर्फोसिस। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस, यानी द ग्रेजुअल चेंज विच अपीयर्स व्हेन द लार्वा इज कन्वर्टेड इनटू एन एडल्ट, जब आपका लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब मेटामॉर्फोसिस कौन शो करता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? गरिमा, स्नेहा, गुरजीत, क्या बता सकते हैं मेटामॉर्फोसिस कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं? यस, कोई भी बताएगा मुझे? नेम द ऑर्गेनिज्म विच शो मेटामॉर्फोसिस, यानी इस तरीके का ग्रेजुअल चेंजेस जो यहाँ पे अपीयर हो रहा है, कौन करता है? सोचो, कौन करता है? हेयर हमने यहाँ पे लिखा है इंसेक्ट्स करते हैं, फ्रॉग करते हैं, राइट। चलिए, ये हमने फ्रॉग की बात की। अब आप याद करो प्यूपा की। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्यूपा की बात कर रहे हैं, जो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो रहा है। उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज बटरफ्लाई इज इंसेक्ट। इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। या फिर हम बात करते हैं सिल्क वॉर्म की, ठीक है ना, इनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। यानी कि यहाँ पर बटरफ्लाई हो गया, सिल्क वॉर्म हो गया, या फ्रॉग की हम बात करते हैं, ये क्या शो करते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ये क्या शो करते हैं? मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जब ये पैदा होते हैं या जब ये बर्थ लेते हैं या जब ये डेवलप होते हैं, तो इनिशियली इनका स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट होता है, और जब ये एडल्ट होते हैं तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? कंप्लीटली डिफरेंट होता है। एंड दिस इज नोन एज अ मेटामॉर्फोसिस। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्लियर है सबको? गरिमा, स्नेहा, गुरजीत, गौरी, शिवम? शिवम अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ये आया समझ में सबको? किसी को कोई क्वेरीज है? यस। यहाँ पे हमने किसकी बात की? हम रोल ऑफ हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं। यहाँ तक किसी की कोई क्वेरीज है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप इजीली यहाँ पर पूछ सकते हैं। किसी की कोई डाउट्स, क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस? चलिए, हम लोगों ने किसकी बात की? हमने यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस की बात की। मेटामॉर्फोसिस का मतलब दैट इज अ ग्रेजुअल चेंज व्हेन द लार्वा इज कन्वर्टेड इनटू एन एडल्ट। क्योंकि लार्वा जो था उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट था, जब वो फ्रॉग बना तो वो बिल्कुल डिफरेंट था। अब क्वेश्चन आता है, क्या ह्यूमन बीइंग्स मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं? यस, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ह्यूमन बीइंग्स मेटामॉर्फोसिस करते हैं? यस और नो, बताइए। क्या हम लोग मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं? यस, कोई तो बताओ भाई। गरिमा, नेहा, स्नेहा, गुरजीत, शिवम, गौरी, बोलो, क्या हम मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं? सबसे पहली भी चीज तो ये आती है कि क्या हम मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं? तो बिल्कुल नहीं। यस, हम लोग मेटामॉर्फोसिस बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना। हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर वैसा ही होता है। वही 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, बॉडी का जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है ना, वो वैसा ही होता है। और जब हम बड़े होंगे तो भी हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? सिमिलर ही होगा। यानी ऐसे चेंजेस नहीं आते, बहुत ज्यादा ग्रेजुअल चेंजेस नहीं आते। माइनर चेंजेस आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रेजुअल चेंजेस नहीं आते हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में, राइट। हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा ग्रेजुअल चेंजेस नहीं आते। लेकिन अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग फ्रॉग की बात कर रहे हैं, हम लोग बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, या हम लोग सिल्कवॉर्म की बात कर रहे हैं, तो इनका जो इनिशियल स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और उनका जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, राइट। यानी उनका जो बॉडी का अपीयरेंस है, जब वो छोटे थे, लार्वल कंडीशन में थे, तो बिल्कुल अलग था, और जब एडल्ट हुए तो स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीटली 360 डिग्री चेंज आ गया। मतलब सोचो, बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। सो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं दैट इज अ मेटामॉर्फोसिस। अब जब मेटामॉर्फोसिस की बात आ रही है, तो भाई मेटामॉर्फोसिस होता कैसे? हम बात कर रहे हैं दैट इज अ मेटामॉर्फोसिस, कि भाई ये होता कैसे? हमने बोल दिया कि मेटामॉर्फोसिस हो रहा है ना, कैसे हो रहा है? सो इस मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स। इट इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। इनको कौन कंट्रोल करता है? इट इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। वही हार्मोन्स जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है टारगेट तक। मतलब ये टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, किसी पे भी डायरेक्ट अपना काम नहीं करेंगे, इधे अपने टारगेट को अचीव करेंगे। एंड डू यू नो, हार्मोन जो होते हैं ना, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है।
as we have already discussed in our previous classes, right? ये आया समझ में कि मेटामॉर्फोसिस क्या है? यस, गरिमा, स्नेहा, गुरजीत, विनीता, शिवम, गौरी। चलो, अब जब हम बात करते हैं हार्मोन्स की, तो भाई कौन से हार्मोन्स है जो मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करे? भाई हमने किसकी बात की? वी आर टॉकिंग अबाउट हार्मोन्स। अब कौन से हार्मोन्स है जो मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करेंगे? तो हम अलग अलग चीजों में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज द इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स में ये जो हार्मोन्स होते हैं दे आर नोन एज इंसेक्ट्स हार्मोन्स। इसको अपन क्या बोलते हैं? इनको हम बोल रहे हैं दैट इज द इंसेक्ट्स हार्मोन्स, हम इनको बोल रहे हैं। लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉग, अगर हम फ्रॉग के द मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है दिस इज थायरॉक्सिन हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन है? दिस इज द थायरॉक्सिन हार्मोन। नाउ नेम द ग्लैंड विच प्रोड्यूस थायरॉक्सिन। भाई वो कौन सी ग्लैंड है जो थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन करती है? सोचो, वो कौन सी ग्लैंड है जो थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन कर रही है? यस, कैन एनीबॉडी टेल मी? भाई हम लोग यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी ग्लैंड है हमारी जो थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो रही है? यस, बोलो। चलो, थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करने वाली जो ग्लैंड है, बेसिकली इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, थायरॉक्सिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है? यहाँ पर आपकी थायराइड ग्लैंड जो होती है वो इसका प्रोडक्शन करती है। याद आ रहा है? थायराइड ग्लैंड कुछ बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर जो होता है, इस ग्लैंड का इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और ये ग्लैंड जो होती है दिस इज नोन एज थायराइड ग्लैंड। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये बटरफ्लाई शेप की जो ग्लैंड होती है इट इज प्रेजेंट इन नेक। ये आपके नेक पे यहाँ पर प्रेजेंट होती है, राइट? सो इस ग्लैंड ने क्या किया? ये जो थायराइड ग्लैंड थी इसने प्रोड्यूस कर दिया आपका थायरॉक्सिन। लेकिन थायरॉक्सिन के लिए ना एक और चीज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम थायरॉक्सिन की बात करें, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट थायरॉक्सिन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? इसके प्रोडक्शन के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है दैट इज द आयोडीन। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? आयोडीन की रिक्वायरमेंट है। किसके अंदर? वाटर के अंदर। वाटर के अंदर हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? आयोडीन की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी है थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए। अगर आयोडीन फ्रॉग को नहीं मिलेगा, सपोज फ्रॉग किस कंडीशन में थे? फ्रॉग थे आपकी टैडपोल स्टेज के अंदर। किस स्टेज में थे? टैडपोल स्टेज के अंदर। यानी आपने देखा है वो फिश जैसी स्टेज जो होती है वैसे स्ट्रक्चर में थे। अब अगर इन टैडपोल को आयोडीन नहीं मिलेगा, इन्हें आयोडीन नहीं मिलेगा, सो दे आर अनेबल टू कन्वर्ट इनटू एन अडल्ट फ्रॉग। तो ये क्या होगा? दे आर अनेबल टू कन्वर्ट इनटू अडल्ट फ्रॉग। ये अडल्ट फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, ये मैच्योर नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको आयोडीन नहीं मिला। आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इनका जो मेटामॉर्फोसिस है वो उसी पे डिपेंड करता है। अगर आयोडीन नहीं मिलेगा पानी में, तो ये जो होंगे ये एडल्ट नहीं बन पाएंगे, ये फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो मेटामॉर्फोसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको कंट्रोल करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हार्मोन्स। इंसेक्ट के अंदर इंसेक्ट हार्मोन्स, फ्रॉग के अंदर थायरॉक्सिन। बट ये तो हमने फ्रॉग की बात की, ये हमने किसकी बात की? फ्रॉग की बात कर ली। अब थायरॉक्सिन भाई आयोडीन जो होता है इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका आयोडीन नहीं होगा तो फ्रॉग आपका एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, टैडपोल आपका एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज किया है, अगर आप ध्यान से देखें तो हमने जो वर्ड यहाँ पे यूज किया है दैट इज द आयोडीन इन वाटर। आयोडीन किसमें होना चाहिए? पानी में, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना, तो एक चीज बहुत ध्यान से सुनना कि अगर हिली एरियाज की हम बात करते हैं ना, तो हिली एरियाज के पानी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, वहां पे आयोडीन की कमी हो सकती है, ठीक है? लेकिन वहीं पे अगर हम सी साइड के पानी की बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा? क्योंकि सी है, नमक है, तो वहां पर आयोडीन जो होता है पूरा होता है। अब आयोडीन की कमी क्या सिर्फ फ्रॉग के अंदर ही नुकसान करती है या ह्यूमन बींग्स में भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? बोलो। वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन इन ह्यूमन बींग्स।
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की जो कमी है किसके अंदर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दैट इज अ ह्यूमन के अंदर, हमारे अंदर क्या कॉज करती है। हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म? यस, गरिमा, स्नेहा, गुरजीत, विनीता, शिवम, गौरी, सोचो। यहां पर हम बात कर रहे हैं दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। हमारे अंदर अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये कॉज करती है गॉइटर। ये क्या कॉज करती है, गॉइटर, जिसको घेंगा रोग बोला जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो नेक होती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो क्या हो जाती है, स्वॉल हो जाती है, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे स्वॉलन नेक। इवन आपने टीवीज में, एडवर्टाइजर में कहीं ना कहीं देखा होगा कि आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी डाइट के अंदर। अगर हम आयोडीन नहीं लेते हैं तो इसकी वजह से गॉइटर होता है, स्वोलन नेक होती है, ये जो नेक होती है वो फूल जाती है। ये नेक क्या होती है, ये आपकी स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। क्यों? क्योंकि इनको आयोडीन की चाहिए, आयोडीन कहीं ना कहीं से इनको चाहिए, तो ये ग्लैंड्स ना इधर उधर मूव करने लगती है ताकि इन्हें आयोडीन मिल सके, और इसकी वजह से नेक यहाँ पे क्या होती है, स्वेल हो जाती है। एक बात और ध्यान रखना, जैसे मैंने बात की थी, मैंने आपको बताया था कि जब हम हिली एरियाज की बात करते हैं तो वहां पर गॉइटर के चांसेस ह्यूमन बींग्स से ज्यादा होते हैं, और जहां सी साइड की बात करते हैं वहां कम होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, आयोडीन की बात कर रहे हैं, इज अ मिनरल, राइट। अब ये जो आयोडीन होता है ये बेसिकली हिली एरियाज में कम होता है, धीरे 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 ये पत्थरों के बीच में होगा तो कहीं ना कहीं कोलाइड करेगा, टूटेगा, तो डेफिनेटली ये आपको सी साइड पे ज्यादा मिलेगा। हमें हमारी पूरी लाइफ टाइम में हमें कितना चाहिए, हमें 1 टेबल स्पून आयोडीन चाहिए। हमें कितना चाहिए, 1 टेबल स्पून आयोडीन हमें हमारी पूरी लाइफ में चाहिए, बस इतना। लेकिन ये भी नहीं होता, हमें ये भी नहीं मिल रहा, हमें इतना सा आयोडीन चाहिए लेकिन हमें वो भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो गई है, कमी हो गई है, कहीं ना कहीं हमें हमारी पूरी लाइफ में नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दूं, हमारे सॉल्ट में, सुना है ना आपने, आप आज देखना, आपके पास जो सॉल्ट आता है वहां पे लिखा होता है आयोडाइज सॉल्ट। जो भी आप ब्रांड लें, आपके सॉल्ट में हमेशा वहां पर लिखा होता है आयोडाइज सॉल्ट। देखना, जब आयोडाइज सॉल्ट वहां पर लिखा हुआ है इसका मतलब उस सॉल्ट में क्या है, आपका आयोडीन है। लेकिन इतना मैं बता दूं, वो आयोडीन जो है ना, प्योर आयोडीन नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयोडाइड है, और बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रेजेंट होता है। यानी हम अपने सॉल्ट में आयोडीन लेते हैं, हमारे सॉल्ट में आयोडीन होना जरूरी है। इज इट क्लियर? यहाँ पे समझ में आया? यहाँ पर हमने बात की कि भाई रोल ऑफ हार्मोन क्यों जरूरी है मेटामॉर्फोसिस में, या हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में। नेक्स्ट इसके बाद हम बात कर रहे हैं दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वर्ड दिया तो है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हेल्थ क्या होती है। कैन एनीबडी टेल मी हेल्थ होती क्या है? गरिमा, स्नेहा, नितिन, गुरजीत, गौरी, शिवम, विनीता, यस, हेल्थ क्या होती है? सोचो क्या होती है हेल्थ, क्या काम करती है भाई हेल्थ? चलिए, हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो भाई हम सिंपल से बोलते हैं हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO हम सिर्फ हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ क्या है, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। एंड सोशल वेलबींग की हम बात करें है तो ये हमारी हेल्थ को डिफाइन कर रहा है। अब ये जो हेल्थ है ना, जहां पे हम फिजिकल, मेंटल और सोशल की बात करते हैं, यहाँ पर हम किसी पर्सन की इंडिविजुअल हेल्थ की बात कर रहे हैं। हम यहाँ सबकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर इंडिविजुअल हेल्थ की बात कर रहे हैं कि ये पर्सन की क्या है, दिस इज द इंडिविजुअल हेल्थ। अब इस इंडिविजुअल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है भाई, हमें हेल्दी रखना है, हमें हमारी बॉडी को हेल्दी रखना है, तो हमें किस चीज की जरूरत होगी? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्दी, हमें क्या करना है टू कीप अवर बॉडी हेल्दी। अगर हमें हेल्दी रहना है तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। सो हियर, अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें जरूरत है बैलेंस डाइट की। हमें किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है बैलेंस डाइट की। हमें किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है बैलेंस डाइट की, हमें जरूरत है पर्सनल हाइजीन की।
हमें किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है पर्सनल हाइजीन की, एज वेल एज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज की। तभी हम क्या कर सकते हैं, हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। सो हमें इन सब की रिक्वायरमेंट है। हमें अगर हमारी बॉडी को हेल्दी रखना है तो हमें क्या चाहिए? हमें बैलेंस डाइट चाहिए। हमें सब कुछ बैलेंस अमाउंट में चाहिए, यानी कि हमारे खाने में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, रफेज, ठीक है ना, मिनरल्स, ये सारी चीजें जो होंगी प्रेजेंट होनी जरूरी है। हमें पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना है। हमें हमारी साफ सफाई का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एज वेल एज अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें फिजिकल एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए, जैसे वॉकिंग हो गई, रनिंग हो गई, ठीक है ना, या आप किसी भी तरीके की कोई भी जो होती है एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, उसकी हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इट इज गुड फॉर द फिजिकल एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं दैट इज द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलेसेंस। भाई क्या न्यूट्रिशनल नीड है हमारी एडोलेसेंस की? सो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंस। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेरी है? किसी को कुछ पूछना है? यस, इज देयर एनी क्वेरी, एनी डाउट्स? इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, यू मे आस्क। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज चैट बॉक्स पे भी रख सकते हैं। सो मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। राइट, चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंस की। भाई सबसे पहले बात कर रहे हैं एडोलेसेंस की न्यूट्रिशनल नीड की बात कर रहे हैं, तो भाई एडोलेसेंस क्या है? एडोलेसेंस वो है जहां पे एक स्टेज है जहां पे रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। यानी एडोलेसेंस क्या है? ये एक स्टेज है। ये एक स्टेज किसकी है? ऑफ रैपिड, स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहां पर क्या हो रही है? हमारी रैपिड ग्रोथ हो रही है एंड साथ में क्या हो रहा है? हमारा डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, और इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द एडोलेसेंस। ठीक है, यानी युवावस्था। युवावस्था वो स्टेज, वो अवस्था जहां पर हम तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारी ग्रोथ फेज हो रही है। कितने लोगों ने सुना है कि अभी आपकी जो है ना ग्रोथ फेज है, अभी आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, अभी आपकी डाइट अच्छी होगी। राइट, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दिस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहां पर हमें क्या चाहिए? हमारी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें डाइट का भी स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, जो हम खा रहे हैं उसका भी स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। और यहाँ पर हमें चाहिए बैलेंस डाइट। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? यहाँ पर हमें चाहिए बैलेंस डाइट। अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि पैक्ड फूड्स या कैंड फूड्स या चिप्स वगैरह जो भी मार्केट की है, आपके घर पे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, आपको मना करते हैं नहीं ज्यादा नहीं खाना चाहिए, या आपके जो स्ट्रीट फूड्स हो गए वो नहीं खाना चाहिए ज्यादा। कितने लोग ऐसा है जिनके साथ ऐसा होता है? यस, कितने लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है? बेसिकली सबके साथ ऐसा होता होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको मना करते होंगे कि भाई स्ट्रीट फूड्स नहीं खाना है। ठीक है, क्यों मना करते हैं? उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम स्ट्रीट फूड्स की बात करते हैं तो वहां पे आपका बैलेंस डाइट नहीं होती। स्ट्रीट फूड्स की, जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो स्ट्रीट फूड जो दे रहे हैं, डेफिनेटली ऑयल की हम बात करें, बहुत ज्यादा ऑयली फूड्स होते हैं, अनहेल्दी अनहाइजीनिक फूड्स होते हैं। सो डेफिनेटली हमें अपने खाने में स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए। और जब हम खाने की बात करते हैं तो भाई घर के बने हुए खाने की, स्पेशली इंडियन क्यूजीन्स की हम बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे राइस या रोटी, दाल, वेजिटेबल्स की हम बात करते हैं। भाई अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो ये क्या है? डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी डाइट है, जिसके अंदर एक बैलेंस डाइट हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर सारी चीजें प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम राइस या रोटी की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है कार्ब। ठीक है, और राइस और रोटी में कार्ब के अलावा अगर हम उसमें घी स्प्रेड करते हैं तो डेफिनेटली इट ऑल्सो कंटेन फैट। दाल की हम बात करते हैं तो दाल जो होती है दैट इज द प्रोटीन रिच। ये क्या होती है? दाल की अगर हम बात करें हैं तो ये आपकी प्रोटीन कंटेंट में रिच होती है, प्रोटीन का अमाउंट इस पे बहुत ज्यादा होता है। फिर अगर हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो हमें पता है वेजिटेबल्स जो होती है इसके अंदर मिनरल्स होते हैं,
इनके अंदर विटामिन्स भी होता है, और प्लस अगर हम बात करें तो इनके अंदर प्रेजेंट होता है रफेज, यानी कि हमारी बैलेंस डाइट में हमें जो जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो इसके अंदर मिल रहे हैं। बिसाइड दिस, अगर हम बात करें तो मिल्क जो है इट इज ऑल्सो अ कंप्लीट डाइट, ये भी कंप्लीट डाइट के अंदर आता है, बिकॉज इसके अंदर भी सारी चीजें जो होती है प्रेजेंट होती है। इवन आपने देखा होगा कि अगर हम इन्फेंट्स की बात करते हैं, दे कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मदर मिल्क। क्यों? क्योंकि उनको वो सारी न्यूट्रिशनल क्वांटिटी किससे मिल रही है, वो उनको सारी न्यूट्रिशनल क्वालिटी मिल्क से मिल रही है, मदर मिल्क से मिल रही है, राइट। बिसाइड दिस, अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रूट्स। फ्रूट जो होता है डेफिनेटली बहुत अच्छा सोर्स है। अगर हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं, हम लोग वाइटामिन की बात कर रहे हैं, हम लोग रफेज की बात कर रहे हैं, या इनके अंदर नेचुरल कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत अच्छा सोर्स है, आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का बहुत अच्छा काम ये करता है। यानी अगर हम किसी एडोलेसेंट की बात करते हैं जहां पे हमारी रैपिड ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमें ऐसे समय पे हमें हमारी डाइट को अब बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, आप क्या कर रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकती है। ऐसी कंडीशंस में आपका एक बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। अगर आप कहीं पे भी क्या करेंगे, डेफिनेटली बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे, तो इसके इफेक्ट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कई तरीके से देखने को मिल सकते हैं। इज इट क्लियर? गरिमा, स्नेहा, नितिन, गुरजीत, गौरी, शिवम, विनीता, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं, भाई इतनी सारी चीजों में हमने बात की है, तो भाई अब थोड़ा सा हम लोग पैक्ड फूड्स की या हम स्ट्रीट वेंडर्स की, जो हमारे अनहेल्दी फूड्स है, उनकी भी बात कर लेते हैं। भाई सबको बाहर का खाना पसंद होता है, डेफिनेटली थोड़ा सा टेस्टी होता है अगर हम बात करें तो, और सबको अच्छा लगता है कि चलो घर का खा लिया लेकिन हमें हमें स्ट्रीट वेंडर्स से खाना है, ऑयली फूड्स खाने हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पैक्ड फूड्स की। आपका जो पैक्ड फूड्स होता है, राइट, या हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कैंड फूड्स की बात कर रहे हैं, जो डिब्बा बंद ये है उसकी बात करते हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं डेफिनेटली जो स्ट्रीट फूड्स होता है, जो बहुत ज्यादा ऑयली होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि उसके अंदर वो सारी न्यूट्रिशनल क्वालिटी नहीं होती। जैसे हम बात कर रहे हैं पैक्ड फूड्स के अंदर चिप्स खाना, डिफरेंट टाइप के जो ब्रांड्स आते हैं चिप्स की, हम उसकी बात कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके के स्नैक्स जो आते हैं, पैक्ड स्नैक्स जो आते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, दे आर हार्मफुल। बिसाइड दिस, चलो हम बात करते हैं जो तली हुई चीजें होती हैं उसकी हम बात करते हैं। आपने देखा है स्ट्रीट वेंडर्स क्या करते हैं, अगर हम स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें, अगर वो किसी चीज को तल रहे हैं तो वो बार बार उस तेल को तलते रहते हैं, उसी तेल को बार बार यूज करते हैं। छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना। क्या एक्सपेरिमेंट करना है आप लोगों को, आप तेल लेना, राइट। आप खुद भी देखेंगे कि जब हम एक फ्रेश ऑयल लेते हैं तो वो उसके अंदर जो होती है डेफिनेटली उसकी फ्लूइडिटी अच्छी होती है, लेकिन उस तेल को अगर हम बार बार गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाती है, वो थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाता है। आपको बता दूं, वो जो गाढ़ा तेल हो जाता है दैट इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली वो कई तरीके की प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर कॉज कर सकता है। सो ऐसी कंडीशंस में हमें पैक्ड फूड, कैन फूड्स या एक ही ऑयल को बार बार गर्म करके जो भी हम चीज बना रहे हैं, हमें उसे अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिशनल क्वालिटी नहीं है, और इट में हार्म अवर बॉडी, ये हमारी हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं कई तरीके से। सो डेफिनेटली हमें इन चीजों का क्या है, ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ये तो हुई बैलेंस डाइट की बात। सेकंड हम बात करते हैं दैट इज द पर्सनल हाइजीन। हम किसकी बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल हाइजीन। भाई पर्सनल हाइजीन का भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, खुद की साफ सफाई का, राइट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल हाइजीन कि कैसे रखा जा सकता है, तो डेफिनेटली कोशिश करें कि वंस इन अ डे, तो मतलब डेफिनेटली दिन में एक बार तो नहाए, राइट। कई बार होते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं गर्मियों की बात करती हूँ, तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो पर्सन 2-3 दिन बाद भी नहाता है, राइट।
अभी सर्दियां है तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, स्वेटिंग कम हो रही है, तो बहुत सारे पर्सन नहीं भी नहाते हैं रेगुलरली। लेकिन अगर आपको पर्सनल हाइजीन यहाँ पे मेंटेन करना है तो एटलीस्ट बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे। आपको क्या करना है, बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे टीनेजर्स को लेके बात कर रही हूँ, एडोलेसेंट्स को लेके बात कर रही हूँ, आप लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि क्या हुआ जब आप बच्चे थे, क्योंकि हम एडोलेसेंस की बात कर रहे हैं, जब एडोलेसेंस कंडीशंस आती है ना तो बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इन चेंजेस के अंदर क्या होता है कि हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स है, हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स है, या अगर हम बात करते हैं साथ में हमारी सिबेशियस ग्लैंड जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। हमारी स्वेट ग्लैंड्स और हमारी जो सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। अब स्वेट ग्लैंड से तो डेफिनेटली क्या प्रोडक्शन करेंगी, ये स्वेट का प्रोडक्शन करेंगी। सेबेशियस ग्लैंड है तो डेफिनेटली ये ऑयली सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देंगी, जिसकी वजह से एक्ने पिंपल्स की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बेसिकली अगर स्वेट ग्लैंड्स आ रहे हैं तो यहाँ पर स्वेट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि बहुत ज्यादा जो होती है स्वेट की स्मेल आ सकती है। ठीक है ना, पसीने की जो दुर्गंध होती है वो आ सकती है। प्लस यहाँ पे अगर आप रेगुलरली नहीं करेंगे तो उसकी वजह से कई तरीके के इंफेक्शंस वहां पर होने के चांसेस होते हैं। सो ऐसी कंडीशंस में इंफेक्शंस को, स्पेसिफिकली बैक्टीरियल इंफेक्शंस को रोकने के लिए हमें पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें क्या है, हमें यहाँ पर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। हम किससे बचा सकते हैं, हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, इन्फेक्शन से बचाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, स्वेट बहुत ज्यादा होगा, हम खेलेंगे कूदेंगे तो डेफिनेटली स्वेट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, एक्नेस हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। तो पर्सनल हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। लेकिन सिर्फ पर्सनल हाइजीन ही नहीं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फिजिकल एक्सरसाइज। भाई फिजिकल एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल एक्सरसाइज। अब फिजिकल एक्सरसाइज की बात करें तो डेफिनेटली वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, प्लेइंग कर सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप कर रहे हैं प्ले कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये फिजिकल एक्सरसाइज आपकी बॉडी को टोन करने का काम करती है। आपकी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टोनिंग के लिए आपकी जो है डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये फिजिकल एक्सरसाइजेस, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट से नो टू ड्रग्स। ठीक है, चलिए अब इस पे बात करते हैं। अब नॉर्मली यहाँ पर जब हम ड्रग्स की बात करते हैं ना तो ड्रग्स का ना बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ड्रग्स की बात कर रही हूँ तो ड्रग का मतलब यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग्स हो रहे हैं। अगर मैं मेडिकल टर्म्स में बात करूं तो यहाँ पे टैबलेट्स मेडिसिन की जो हम बात करेंगे दे आर ऑल्सो एक्ट एज अ ड्रग, या फिर वो जो केमिकल्स होते हैं जिनसे नशा होता है दे ऑल्सो एक्ट एज अ ड्रग, बिकॉज वो मेडिसिन के फॉर्म में भी यूज होते हैं, इसलिए उनको ड्रग्स बोला जाता है। नाउ व्हाट हैपन, बेसिकली एक पर्सन ड्रग्स तब लेता है, बेसिकली क्या होता है कि अगर आप बीमार हैं आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब मेडिकेशन लिखता है वो आप लीजिए। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई किसी भी तरीके की ड्रग्स के लिए बोलता है तो आपको नहीं लेनी है। आपको क्या है, से नो टू ड्रग्स, क्योंकि ये जो ड्रग्स होती हैं ये हार्मफुल हो सकती हैं, कई तरीके की प्रॉब्लम जो होती है यहाँ पर क्रिएट करनी देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली होता क्या है, आपने बहुत सारे पर्सन्स को देखा होगा, सबको ना अलग अलग तरीके की चीजों के बारे में स्मेल करना बहुत पसंद है। किसी को पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, किसी को किसी चीज की बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना। लेकिन अच्छी लगनी और किसी चीज का आदत होना, ये दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। अच्छी लगती है ठीक है, लेकिन अगर किसी को इस चीज की आदत है तो वो एक तरीके का नशा है। एक तरीके का क्या है, नशा है, उसको हैबिचुअल हो गया है, वो एक अच्छी चीज नहीं है। इवन आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं, आपने कई बार सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ड्रग्स यूज करते हैं।
राइट अब ये जो ड्रग्स होती हैं बेसिकली हार्मफुल होती हैं क्योंकि कई तरीके के हेलुसिनेशंस करती हैं, बॉडी के अंदर कई तरीके का हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती है, ब्रेन में कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती है। तो डेफिनेटली ड्रग्स बहुत ज्यादा हार्मफुल है। सो बेसिकली प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस के अलावा अगर आप किसी भी तरीके की कोई दवाई ले रहे हैं तो नहीं लीजिए। बेसिकली से नो टू ड्रग्स। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हम थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं और अब हम यहाँ पर बात करते हैं दैट इज अ एडोलेसेंट प्रेगनेंसी के बारे में। ठीक है, नॉर्मली आप सबको पता है, नॉर्मली अगर हम सब की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है एक पर्टिकुलर एज डिसाइड की गई है फॉर मैरिज। राइट, अगर हम बात करते हैं मैरिज की जो ये एज है, गर्ल्स की 18 है और बॉयज की अगर हम बात करते हैं तो 21 है। तो ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने? जब पर्सन जो होता है प्यूबर्टी हिट करता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन कर सकता है, तो भाई ऐसा क्यों किया कि गवर्नमेंट ने ये एज डिसाइड की? ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीजंस है कि बॉडी जो होती है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रही है। ये एक ऐसा फेज है जो ग्रोथ फेज है, डेवलपमेंट फेज है, बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। और ऐसी कंडीशंस में बेसिकली क्या होता है, बॉडी जो होती है ना अभी चेंजेस लेके आ रही है, बॉडी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, पूरी तरह से चेंजेस जो है वो नहीं हुए हैं। अब ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि कई बार केसेस आते हैं एडोलेसेंट प्रेगनेंसी के। सो इस कंडीशन में क्या होता है कि कहीं ना कहीं फीमेल जो है अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं है। ठीक है ना, पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, मेंटली भी फिजिकली भी वो मैच्योर नहीं है। और ऐसी कंडीशंस में कई बार कंडीशंस बहुत ज्यादा क्रिटिकल्स हो जाती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है कि अर्ली मैरिजेस और चाइल्ड बियरिंग जो होती है वो बेसिकली क्या होता है दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ द चाइल्ड एंड द फीमेल। राइट, जिसकी वजह से इन्फेंट्स की और लेडीज की डेथ तक हो सकती है। सो यही वजह है कि बेसिकली एडोलेसेंट प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल को कई तरीके की कॉम्प्लिकेशंस, कई तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ठीक है, इवन चाइल्ड बर्थ, इवन अगर हम बात करते हैं चाइल्ड बर्थ और अनसेफ अबॉर्शन जनरली, क्योंकि अभी ये फिजिकली मेंटली डेवलप नहीं है, तैयार नहीं है, ना फिजिकली ना मेंटली। सो ऐसी कंडीशंस में जो चाइल्ड बर्थ या अनसेफ अबॉर्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं क्या करता है कि फीमेल्स की डेथ तक कॉज कर सकता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर एडोलेसेंट प्रेगनेंसी को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यहाँ पर जो है डेफिनेटली ये सारी चीजें जो होती हैं दे कम्स अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जहां पर हमने बात की रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले हमने पढ़ा हेल्थ। हेल्थ मतलब हमारी खुद की, आपकी खुद की जो आपकी सोशल और मेंटल स्टेटस को बता रहा है, हमारी इंडिविजुअलिटी एक्टिविटी को बता रहा है, दैट इज द हेल्थ। राइट, अब हेल्थ जो होती है हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमें बैलेंस डाइट लेनी है, हमें क्या करना है, हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, एज वेल एज हमें पर्सनल हाइजीन को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें और भी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि हमें किसी भी तरीके की कोई भी केमिकल, कोई भी ड्रग्स जो है, कोई भी मेडिसिन बिना प्रिस्क्राइब नहीं लेनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या कर सकती है, बॉडी को हार्म कर सकती है। स्पेसिफिकली होता क्या है कि अभी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अफेक्ट आता है पीयर प्रेशर के टाइम पे। हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट पीयर प्रेशर, जो साथी का जो प्रेशर होता है। आपने कई बार देखा होगा कि पीयर प्रेशर में कि भाई कोई पर्सन जो है पर्टिकुलर चीज ले रहा है तो पीयर प्रेशर में क्या होता है, नहीं नहीं तू भी लेके देख, तू भी लेके देख। तो इस प्रेशर में बच्चा जो होता है वो क्या करता है, कहीं ना कहीं वो आता है कि भाई ये ऐसा कर रहा है, मैं नहीं करूंगा तो मैं स्कूल नहीं लिखूंगा, या बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। तो वो ऐसी चीजें ट्राई करता है एंड डेफिनेटली दे आर हार्मफुल फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि उनकी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है और इसके साथ साथ उनकी बॉडी अफेक्ट होती है। सो डेफिनेटली किसी भी ड्रग्स को नहीं लेना है अनटिल अनलेस वो प्रिस्क्राइब्ड ना हो बाय डॉक्टर। राइट, सो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? करीमा, स्नेहा, नितिन, गुरजीत, गौरी, शिवम, विनीता, यहाँ पर किसी की कोई डाउट्स, किसी को कोई क्वेरीज, किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग टुडेज चैप्टर? यस, किसी की कोई डाउट्स नहीं है? ओके, सो हियर आपका चैप्टर कंप्लीट है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू मे आस्क इन अवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।